Welcome all respected members of HSH, डॉक्टर मानिक सर, डॉक्टर हुसैन मुलानी सर, और सबसे ऊपर आज हमारी स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर नीरज मैडम। ज्ञान का भंडार है इनके पास, बस धीरे धीरे निकलता है और जब निकलता है तो जी भर के निकलता है। आइए इनसे सीखते हैं। बहुत क्रोनिक केसेस क्योर करती हैं मैडम, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अपने आप में एक अलग ढंग से है और सीखने लायक है। हमेशा जब भी उनसे केस कराया है कुछ ना कुछ नया सीखा है और उसी उम्मीद के साथ आज फिर हम वेलकम करते हैं। वेलकम दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू। सीख रही हूँ बस मैं सबसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एचएसएस में बहुत सीखने को यही बड़प्पन है आपका, यही बड़प्पन है। प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले सैल्यूट करेंगे अपने डॉक्टर हैनीमैन सर को, प्राइवेट टू आवर मास्टर। 270 बर्थडे सेलिब्रेशन था इस समय, और बहुत अच्छा लगता है अपने मास्टर का सेलिब्रेशन करना, बर्थडे सेलिब्रेशन करना और केक काटना। मैं हर साल जरूर करती हूँ, इस बार भी मेरे को सौभाग्य मिला लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में और मैंने सेलिब्रेट किया और आज सबके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर हैनीमैन को तो मैं बहुत सैल्यूट करते हैं और शायद उनकी वजह से हम सब हैं आज एक प्लेटफॉर्म पर। मैं सैल्यूट करूंगी उस माँ को जिसने मुझे ये मौका दिया। सर मुझे इस पे जाने के लिए अच्छा उसमें जाना। सबसे पहले मैं इस माँ को सैल्यूट करती हूँ जिसने मुझे सौभाग्य दिया। और इतना क्रॉनिक केस हम भी अपने बच्चे को देने से पहले सोचते हैं डॉक्टर सही है नहीं सही है, तो ऐसी माँ को करूँ प्रणाम जिसने रख साहस किया मुझ पर विश्वास। आज माँ की सीरीज चल रही है। डॉक्टर अशोक सर ने भी मुझे सौभाग्य दिया आप सबके सामने केस प्रेजेंट करने का, तो रियली में माँ को सैल्यूट है। और डॉक्टर अशोक सर को सबसे बड़ा सैल्यूट जिन्होंने ये हम माँ के लिए सेलिब्रेशन और बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा केस है ग्रेनुलोमेटस लिम्फेडिनाइटिस, ये होम्योपैथिक परस्पेक्टिव। बच्चा है ये 6-7 साल का है, मुझे एज में नहीं लिख पाई हूँ बाय मिस्टेक, बट इस 20/5/2021 में कोरोना का काल था। उस समय बच्चा मेरे पास नहीं आया। उस समय इसकी माँ ने मुझे फोन किया, मैम इसको फीवर रहता है, 20-25 दिन हो गए, एलोपैथिक लगातार ले रही हूँ बट फीवर सही नहीं हो रहा। अभी 4-5 दिन से हल्का सा गले में दर्द हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, बस हल्का हल्का फीवर रहता है, कभी 100, कभी 101, कभी 102, माइल्ड रहता है, कभी बहुत तेज नहीं होता। स्वेलिंग भी अभी 20 दिन पहले फीवर आता था, अब 20 दिन से स्वेलिंग भी आ गई है और अब फीवर के साथ साथ ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है धीमे धीमे बढ़ी हुई है। मैम तो परेशानी क्या, मैम डर गए हैं यार, डॉक्टर ने बोल दिया इसको कि एटीटी चलाना पड़ेगा, इसको तो टीबी है ये, इसीलिए फीवर नहीं उतर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं मैम, परेशानी क्या हो रही है इसको, मेन नहीं इसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब से इसको फीवर आया बस एक चीज हमने नोटिस किया है कि इसकी गर्दन पे पसीना आता है और इसके ओडर हल्की सी होती है उसमें, लेकिन कॉलर पे हमेशा ब्राउन स्टेन छोड़ता है। दूसरा और कोई प्रॉब्लम की नहीं मैम, बस अपना आराम से मोबाइल खेलता रहता है, कभी कोई डिस्टर्ब किसी को करता नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, इतने मेरे काम ही कर देता है, मेरे को कुछ कहता भी नहीं, कभी कंप्लेन ही नहीं किया ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। मतलब हमको देख के लगता है यार बच्चा हमारा फीवर में परेशान है, पर बच्चा हमको कभी कुछ नहीं कहता, आराम से अपना लेटा लेटा अपना खेलता रहता है। मोबाइल दे दो, बस मोबाइल नहीं दो तो जरूर मांगता है, वरना इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कही फीवर बढ़ता घटता कब है, मैम कुछ नहीं, कभी ऐसा हमेशा ही जब मन आता है तब हमेशा रहता ही है, इवन उतरता तो कभी नहीं है। 24 आवर्स फीवर इसको माइल्ड रहता है, नॉर्मल टच नहीं करता। हम पैरासीटामोल देते हैं तो करता है, वो भी हमें दिन में कम से कम नहीं तो 4 पैरासीटामोल इस बच्चे को देनी पड़ रही है। लेकिन हाँ ये अपना चादर ओढ़ के अपना खेलता रहता है। मैं चादर ओढ़ के, हमेशा चादर ओढ़ के रहता था कि नहीं नहीं मैम अभी जब से फीवर आया तब से हम वॉच कर रहे हैं, पहले तो ये कभी भी अनकवर्ड ही रहता था, अभी ये अपना बेडशीट लेकर ही सोता रहता है, पंखे में भी थोड़ा सा, लेकिन ये पंखा नहीं चलाता, वो बेडशीट लेके सोता रहता है, हमको डिस्टर्ब नहीं करता, मोबाइल से खेलता रहता है। मैंने कहा कोई और प्रॉब्लम, पेट में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल नॉर्मल है,
पसीना इसको आता नहीं है, माइल्ड ओडर इसको रहती है जो, और लीव स्टोन है, बस इतना ही है, और इसका और कुछ नहीं है। पसीना भी पूरी बॉडी पे नहीं आता, बस गर्दन पे आ रहा है, वो भी अभी एक गांठ आई है तब से, अदरवाइज इसको नहीं था पसीना। मैंने कहा कुछ भी इसमें माइंड मिले, माइंड में मैंने उसका बहुत सारी चीजें लेना चाहा, बट माँ ने कुछ नहीं बताया। माँ ने कहा नहीं मैम ये तो इतना प्यार है ना, क्या बताऊं मैम, मैं 3 बजे उठ के गुरुजी की पूजा करती हूँ, मेरे साथ बंदा बैठ के गुरुजी की पूजा करता है। मैम एक बात है, इसको नींद नहीं आती लगता है, तो ये सोता नहीं है, तो शायद पूजा भी करता है, वैसे भी गुरुजी को बहुत मानता है, कहता है गुरुजी सही कर देंगे मम्मा, आप चिंता नहीं करो, तो कभी भी कुछ नहीं कहता, और ये गुरुजी को भी मानता है, और फिर पूजा भी करता है, सारे काम बहुत अच्छा है मैम, इतना अच्छा है, मैं पानी मांगू फीवर में भी तो मुझे पानी दे देगा, इतना प्यारा बच्चा है। इवन कुछ गलती कुछ फैल भी गया ना खाने में, तब भी मैं डांट दू तो बस अरे मम्मा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी से सॉरी भी बोल देता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत दोस्त बनाता है, ठीक है जो बन जाते हैं ठीक है, ज्यादा दोस्ती का इसको शौक नहीं है। मैंने कहा इसका कोई टेस्ट कराया आपने तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसने मुझे रिपोर्ट्स भेजी, अल्ट्रासाउंड भेजा, गर्दन का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी जो मैंने आप सबको साथ शेयर की है इवन, और उसने सीबीसी और एक सीआरपी की रिपोर्ट भी भेजी जो इसकी नॉर्मल थी। टॉन्सिल डॉक्टर के एग्जाम प्रिस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा था नॉर्मल टॉन्सिल नहीं है, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग, कंफर्म डायग्नोस्टिक केस था, मुझे इसमें डायग्नोसिस नहीं करनी पड़ी। केवल उसने बोला गर्मियों में मैम इसको ईचिंग होती थी कभी कभी, और तो इसको कभी कोई पास्ट हिस्ट्री है ही नहीं, पर जुकाम खांसी हाँ जल्दी जल्दी हो जाता है। अब भी बस एलोपैथिक ले रहे थे। अब डॉक्टर ने जब से एटीटी बोला है कि ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर दवा, मैं तो डर गई 1 साल इसको टीबी की दवाएं दूं, क्योंकि मेरे भाई की भी चली थी तो मुझे बड़ा डर लगता है, अच्छा नहीं लगता मैम इसको दूं, तो मेरा मन आया तो किसी ने बताया आप गांठ सही करते, मैं आपके पास आ गई। मैंने कहा ओके थैंक यू। नाउ केस में रिपोर्ट मैंने शेयर की थी, सीबीसी सारे लोग ने देखी होगी, सीबीसी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मेन हमें इसमें क्या देखना था, एब्सेस है, ट्यूमर है, सिस्ट है, क्या है, इसके लिए सीबीसी का देखना इंडिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि कहीं टीएलसी डीएलसी सेप्टिसीमिया में बच्चा ना जा रहा हो। तो हमने देखा कि इसको सीबीसी नॉर्मल था, बट सीआरपी इसका माइल्ड रेंज है, और कोरोना के समय में इसे 13.2 को बहुत ज्यादा सीआरपी नहीं कहते। अब कोई लोग कह रहे हैं इसको कोरोना हुआ है, कोई कह रहा है इसको गांठ की वजह से फीवर है तो टीबी की दवा दे दो, बट डायग्नोस नहीं हुआ था और कोरोना का टेस्ट भी इसका हुआ नहीं था, और घर में किसी को कोरोना की हिस्ट्री उस समय नहीं थी, बट गर्दन में ऑलरेडी इसको अल्ट्रासाउंड में आ गया तो कोरोना की तरफ से दिमाग हट गया डॉक्टर्स का, इसलिए डॉक्टर एटीटी पर आ गए। तो दिस इज द ग्रेनुलोमा, साइज इसमें 16 HCM का है, राइट सबमैंडिबुलर नेक्रोटिक लिम्फ नोड विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी थी, डीप एंड सुपरफिशियल दोनों लिम्फ नोड अफेक्टेड थे, और राइट सबमैंडिबुलर नेक्रोटिक लिम्फ नोड भी अफेक्टेड था। यहां तक केस समझ में आया सबके पास? इस केस में हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमारा क्या दायित्व है, हम डॉक्टर एज ए डॉक्टर, अब पेशेंट मेरे से सिर्फ ये पूछ रही है मैम एटीटी दूं या आप सही करेंगे, मैम आप क्या करेंगे, मेन पेशेंट का मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा डॉक्टर से, मैं एज ए डॉक्टर क्या क्वेश्चन पूछूंगी पेशेंट से? मेरा क्वेश्चन था क्या टीबी पॉजिटिव आया? सबसे पहले क्वेश्चंस दे दो पेशेंट को, आपको कूल होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा पेशेंट को समझने के लिए। उसने कहा नहीं, माई वर्क, अब मेरा क्या काम है इसमें, बर्निंग पॉइंट आ गया, पेशेंट को मैं रखूं या इसे रेफर करूं। बड़ा टिपिकल पेशेंट था, जब आप देखेंगे पूरी पिक्चर इसकी, तो मैंने कहा यार इसको पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आगे क्या सोच सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल पैथोलॉजी, हमको अब आगे करना क्या सर, प्रोसीजर क्या रखेंगे हम इसमें? इनकेस मैं फिजिशियन हूं तो मैं सबसे पहले ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दूंगा और पैथोलॉजी को जरूर कंसीडर करूंगा, और साथ के साथ पैथोलॉजी को कैसे और क्या करेंगे, पैथोलॉजी को जज करने के लिए क्या करना है मुझे? नहीं, यदि पैथोलॉजी अपन को डायग्नोज समझ में आ गया तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, पैथोलॉजी जस्ट कीप इन साइड, उसके लिए अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फॉलो अप लेंगे कि उसमें क्या मतलब फिजिकली और इन्वेस्टिगेटिव आपने ये देखेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए इन द केस, है ना। और ऑब्जर्वेशन आप लिम्फ नोड्स और उनको यू कैन ऑब्जर्व मैनुअली और फिजिकली, उसको हम मतलब वो हमारे सामने एक साइट हमारे सामने एक टारगेट हो गया या एक पैरेलली एक चीज चल रही है,
लेकिन हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीट करेंगे, वट एवर द सिम्टम्स पेशेंट हैज, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो पेशेंट का है, और कोर्स मिल जाता है तो मेडिसिन तो देंगे। एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, माई एम की मुझे मेडिसिन देनी है, और उसके साथ पैरेलल मुझे क्या करना है, मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ पेशेंट को, क्या बोल सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? नहीं, मेडिसिन के जी मैम, सीबीसी कर सकते हैं उसका ना, बाकी पैथोलॉजी है तो उसका बिल्कुल काउंट बिल्कुल। ये भी तो देखना हमको मेन हमारा उद्देश्य होता है इसमें कि हमारी कोई चीज बढ़ तो नहीं रही है, अभी तो नॉर्मल है, पर 2 दिन बाद एक सीबीसी बढ़ जाए, सीबीसी या सीआरपी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। मेन थिंग इज राइट, हमको देखना है, ये हमारा मेन बर्निंग पॉइंट पर है पेशेंट, तो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, बट thorough review of the patient history to identify risk factor and underlying conditions. उसके साथ जो कंडीशन चल रही है वो रिस्क फैक्टर जो उसके है वो रूल आउट करना जरूरी है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इस केस में वो हमको जानना जरूरी है। सपोज हम नहीं जानेंगे तो हमारे पेशेंट और हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। तो गो फर्दर इन्वेस्टिगेशन और नॉट? यस, एवरीबडी सेज यस। जैसे डॉक्टर ने अभी बताया सीबीसी वगैरह, तो विच कैन आई रिकमेंड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं हम आगे? एनीबडी सजेस्ट, हम अब क्या इन्वेस्टिगेशन और करा सकते हैं इस पेशेंट का? मेडिसिन देंगे। जी मैम, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी करेंगे, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट कॉक्स। बिल्कुल, क्योंकि इसका एटीटी का टेस्ट तो हुआ ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पेशेंट ने मुझे बोला एटीटी का टेस्ट नहीं हुआ, मैंने उससे पूछा टीबी पॉजिटिव आया? उसने कहा नहीं आया, क्योंकि उसका टेस्ट हुआ ही नहीं था, रिपोर्ट उसने मुझे 2 ही दिखाई थी। नाउ आई गो, मैंने उसे सजेस्ट करती हूँ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर के लिए मेरे पास क्या क्या बचता है? इन्वेस्टिगेशन है, सर्विलेंस में मुझे रखना है पेशेंट को, एक मेरी प्रोग्नोसिस सही होती रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम, ये 3 पॉइंट हमेशा डॉक्टर को याद रखने हैं। इन्वेस्टिगेशन, सर्विलेंस and prognosis, right? Now advise X-ray chest, Mountex test, CRP also, कहीं CRP बड़ी तो नहीं है, and CBC और एक मेक फीवर चार्ट। हमें पेशेंट का फीवर चार्ट जरूर बनवाना है, क्योंकि हमने फीवर चार्ट नहीं बनवाया तो हमको उसका पता नहीं चलेगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम उसकी जो भी क्रूशियल कंडीशंस है वो हम जान पाएंगे, राइट? नाउ एनालिसिस ऑफ द पेशेंट को फीवर था, सबने बताया मैंने, जैसा फीवर है, सब मैंडिबुलर स्वेलिंग है, क्वाइट पड़ा है, फीवर में भी कुछ नहीं कह रहा, कुड नॉट कंप्लेन, नो डिमांडिंग, ओनली लाइंग, प्ले विथ हिमसेल्फ अलोन। तो आज के बच्चे तो सारे मोबाइल में मस्त है, आप छोटे सा 2 साल का बच्चा को देख लो, वो मोबाइल में मस्त है, अपना खेल रहा है, अपना मस्ती कर रहा है। हम कहते हैं यार तो मोबाइल में खेल रहे हो, तो ये देखो ना, बच्चा आपका मोबाइल में खेल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन ये बच्चा सुन रहा है, तो ये मोबाइल में खेल रहा है, ये प्लेफुल तो नहीं मानूंगी मुझे लगता है, बट हाँ अफेक्शनेट है, बट नो डिजायर, नो एक्सप्रेस, अफेक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, माँ को आके बहुत ज्यादा, किसी को बहुत नहीं, अपने में बस पड़ा हुआ है, साइन क्वाइट है, मेरे अकॉर्डिंग वो बंदा क्वाइट है, बहुत शांत है, बहुत शांत है, रिकरेंट कोल्ड होता रहता है, ईचिंग समर्स है। आप इस बच्चे की एक बार फेस का पिक्चर इंप्रेशन भी देखोगे ना तो आपको लगेगा इतने, और ये बच्चा जब मेरे पास आया भी था ना तब तो बहुत चेंज था, बट इस समय इसने वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया था, मैं वीडियो उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट इसका फेस इसी फेस पे था, इतना शांत। इसके एक्सप्रेशन देखो क्या है, कुछ नहीं कहना चाह रहा किसी से, मुंह बंद करके बैठा हुआ है, गांठ भी है तो कोई नहीं, माँ जहां डॉक्टर पे ले जा रही है चले जाता है, जो दवा देती है खा लेता है, बट कुछ नहीं कह रहा, इतना शांत क्वाइट बच्चा है। तो इसको हम कहाँ से कंटेंट, उसमें जब डिजायर ही नहीं तो कंटेंट कहाँ से होगा? इसकी तो कोई डिजायर ही नहीं है, कंटेंट होगी पूरी कैसे? सबने कंटेंट लिया है, जैसा मैंने डॉक्टर्स को देखा, एबेन, सपोडोफाइलम, कार्सिनोसिन, बहुत सारे ओपियम, पर मेन तो हमें, मैंने जैसे शायद पहले भी बताया कि थाली में जो परसा है वही ले लो भाई, नई चीजें क्यों कलेक्ट करते हो? इसकी थाली में क्या क्या मिला मुझे फीवर मिला, मुझे स्वेलिंग मिली सब मैंडुलर ग्लैंड में, और एक क्वाइट है, मांग कुछ नहीं रहा, शांति से पड़ा हुआ। क्या सभी लोग सहमत है मेरे साथ या मुझे कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? नाउ
मुझे जब इसमें ये सारी चीजें मिली, और प्लीज टू अदर में नहीं है, ये अपने मोबाइल में खेल रहा है। प्लीज करने के लिए तो ये हमेशा मम्मी के काम करेगा, अपने मोबाइल में नहीं खेलेगा, सबको हेल्प करेगा। ठीक है, उसका नेचर इतना है, यील्डिंग डिजायर वाला है, यील्ड करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लीज टू अदर्स में है ये। सबसे पहला रूब्रिक मुझे इसके में क्या समझ आ सकता है, ये बच्चा शांत है, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं। कोई गेस्चर देखकर क्या लग रहा था, गेस्चर मेक लाइट, मतलब फीवर है तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, भूख नहीं लग रही तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अपना खेलता रहा, चुपचाप बैठा रहा। दिस इज ए गेस्चर मेक लाइट, लाइट रहना चाहता है, कोई किसी से कुछ नहीं, बस कोई नहीं फीवर है, कोई परेशानी नहीं। थिंकिंग अवर्जन, क्योंकि इसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बुखार है तो माँ ले जाएगी, भूख लगेगी तो माँ दे देगी, ना खेलने की सोचना, ना दोस्ती बनाना, ना कुछ करना। अफेक्शनेट वाला बंदा तो चारों तरफ भी अफेक्शनेट होता है ना, अपने अफेक्शन को फॉस्फोरस की तरह फैलाता है, बट ये तो अफेक्शनेट नहीं कर रहा किसी के साथ में, इवन एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा अपनी फीलिंग को, बस ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसका मतलब लाइट होना चाहता है, और लाइट ही है। इसके गेस्चर ऑलरेडी, इसका जो फेस है गेस्चर लाइट, थिंकिंग अवर्जन टू, स्वेलिंग लिम्फ नोड सर्वाइकल। क्लियर है सारे? एप्सिस सप्रेशन पेनफुल, पेन स्टार्ट हो गया है बट एप्सिस जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने इस रूब्रिक को लिया, ये मस्ट नहीं था। कि डिस्चार्ज सिक्रीशन, नेक का डिस्चार्ज, बंदा बोल रहा है, जो बोल रहा है हम उसे सारे, किसी ने भी नहीं लिया। सर्वाइकल परस्पायरेशन डॉक्टर ने लिया, बट नेक परस्पायरेशन लेंगे। सब स्लीपलेसनेस ड्यूरिंग फीवर, ये भी डॉक्टर्स ने लिया, कई डॉक्टर्स ने लिया। ड्राफ्ट ऑफ एयर एग्रीवेशन, माँ कह रही है चादर ओढ़ के सो रहा है कमरे में पंखा बंद करके, क्योंकि पहले तो कभी भी चादर नहीं ओढ़ता था। तो हमको ड्यूरिंग पैथोलॉजी बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, पहले वो लेना पड़ेगा, या हम उसके माइंड, हर चीज हम माइंड पर कैसे चले जाएंगे? माइंड तो बच्चा दे ही नहीं रहा है, माइंड तो हमको केवल माँ दे रही है, ठीक है ना। माँ पूजा कर रही है, जब माँ पूजा कर रही है, मुझे नींद नहीं आ रही तो बैठ जाऊंगी ना माँ के पास, कि भाई माँ पूजा कर रही है तो मैं भी गुरुजी का नाम ले लेती हूँ, जाप करती हूँ, ठीक है ना। मैं अपने मन से तो नहीं कर रही, तो मैं उसमें रिलीजियस कहाँ से आ गई? मैं क्या कर रहा हूं? पहले हम उन पीपीपी को क्यों छोड़ देंगे, जो कार को हम क्यों छोड़ देंगे? पेशेंट प्रेजेंट क्या कर रहा है? पेशेंट कह रहा है फीवर हुआ है, तब से गर्दन में पसीना है और ब्राउन स्टेन छोड़ता है। नेक परस्पायरेशन, स्लीपलेसनेस ड्यूरिंग फीवर, ड्राफ्ट ऑफ एयर एग्रीवेशन, डिस्चार्ज सिक्रीशन स्टेनिंग ब्राउन, even the abscess suppression painful, and swelling lymphatic cervical, thinking aversion, and gesture make light. Any questions? Now medicine क्या आती है, देखो कितनी अच्छी रियर रेमेडी जो कभी हम लोग नहीं सोच पाते हैं। वाइसवर्डन, वाइसवर्डन gesture make light, thinking aversion to, swelling lymphatic cervical, abscess suppression painful, discharge secretion staining brown, perspiration, even the sleepless during fever, draft of air aggravation। मैंने भी कभी नहीं सोची थी वाइसवर्डन रेमेडी, जब इसमें आई मुझे लगा कि यार देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कंफ्यूज थी। फिर आगे चलते हैं। नाउ मैंने इसका कंफर्म किया क्लार्क से, फीवर इसका वाइसवर्डन का साफ साफ देखो लिखा हुआ है इसमें, चिल फ्रॉम स्लाइटेड टीयर, क्लॉथ एंड अनड्यू वेड कवर। क्लियर? वाइल ड्रेसिंग आफ्टर वॉर अफेक्ट alternate with chill and heat. Next point, the sweat on diseased part, color lining brown. जहां पे डिजीज पार्ट है वहां पे पसीना आता है और वो ब्राउन छोड़ता है। ये इसका प्रॉपर पर्टिकुलर मेन जो सेंसेशन है, सारी चीज थी वो सारी चीज मिल जाती है। जहां हमको पेशेंट क्रीम दे रहा है कि हमको फीवर आया और हमको ये हो रहा है, हम उसे इग्नोर करके हम कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं। लेकिन मेडिसिन तो बोल रही है वाइसवर्डन। क्लियर कट पिक्चर थी वाइसवर्डन की, मैं आगे और आपको दिखाती हूँ। इसका एंट्री पॉइंट मेरा था ड्राफ्ट ऑफ एयर एग्रीवेशन, पेशेंट ने जैसा बोला, ठंड लगती है और चादर ओढ़ के सोता है। परस्पायरेशन स्टेनिंग ऑफ लाइनिन ब्राउन, इवन द कंप्लीट
मैं ये परस्पायरेशन स्टेनिंग पार्ट अफेक्टेड, मतलब कि नेक अफेक्टेड पार्ट पर, मतलब रुब्रिक में भी ये चीज मुझे मिल गई, अफेक्टेड पार्ट है वहां पर यदि पसीना आता है वो ब्राउन स्पॉट छोड़ता है, टाइज में बेस्ट रेमेडी वाइसवडन। क्लियर। नाउ वाइसवडन 30 मैंने इसे सीधे ड्रॉप में दिया, हम इसे आरएस में मिला के ड्रॉप में दिया, उस समय वाटर डोज नहीं देती थी, 2 आवरली। उसके साथ बायोकेमिक BC11 भी दिया और एक अल्फा अल्फा सिरप, क्योंकि इतने दिन से फीवर था तो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी देना जरूरी है, बच्चों को वीकनेस और एपेटाइट लॉस था। क्लियर। ये 3 रेमेडी मैंने जब इसको दिया, इसकी माँ ने मुझे एक्सरे दिखा दिया लाकर 21 तारीख को भी इसको ये दवा गई है। माँ बहुत स्मार्ट और बहुत एक्टिव हो, मैं कहती हूँ बहुत। उसने 21 को मेरा पूरा फीवर का चार्ट दे दिया मुझे, मैम ये फीवर का चार्ट है 99 100 कभी डाउन नहीं हो रहा, मतलब बिना फीवर के तो बदना 20 दिन से रहा ही नहीं है, इसका फीवर का चार्ट रेगुलर चल रहा था। 21 तारीख को इसकी एक्सरे की रिपोर्ट आ गई जिसमें नॉर्मल है, एक्सरे में कोई टीबी नहीं है, एक्सरे में टीबी नहीं आया। फिर इसने सीबीसी का रिपोर्ट दिया, मेरे को दिखाया किसको सीबीसी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब मेरा पेशेंट सेफ है, मुझे कोई डर नहीं है, टीएलसी डीएलसी नहीं बढ़ रहा। बट अफसोस की सीआरपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जहां 13 था वहां 28.8 आ गया, सीआरपी इंक्रीज कर रहा है। माउंटेक्स नेगेटिव है, टीबी नहीं है। सारे डॉक्टर बोल रहे हैं, मेरे भी नोन में जो डॉक्टर थे, मैंने ऑलरेडी कोरोना काल था तो मैं भी डरी हुई थी पेशेंट बच्चा सही होगा नहीं, तो अपने जो नॉन डॉक्टर को भेजा, उन सब भी कह रहे सब टीबी की दवा चलाओ, टीबी की। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ मैं क्या होगा ना। ये रिपोर्ट देखने के बाद फिर मेरे को माँ ने मुझे फिर भेजा 22 तारीख को फीवर चार्ट। 22 तारीख के फीवर चार्ट में देखेंगे 98 बीच में देखो 2:30 बजे आ गया, फिर 7 बजे आया, फिर 12 बजे 98 आया है, 101 199 रह रहा, पर 98 भी 2-2 3-3 घंटे पर आ रहा है। इस बीच में कोई भी इसको दवा एलोपैथिक नहीं चल रही है। 98 बीच में टच कर रहा है, जो 20 दिन से बिल्कुल टच नहीं कर रहा था। 23/5/2021 में माया ने कहा मुझे माइल्ड रेड, हार्ड टू टच, नो पल्सेट। मैम छूने पे हार्ड है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें पस पड़ रहा है या ये बॉयल बन रहा है, लेकिन हाँ स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, दिस इज द स्वेलिंग। 24 तारीख को फिर माँ ने मुझे मैसेज किया, मैम 100 फीवर था, ये 23 तारीख को, 24 तारीख को 98 फीवर आ गया। माँ ने कहा कल से रेड हुआ है मैम, स्वेलिंग ज्यादा ही दिख रही है, कम नहीं हुआ है। ये 23 के मैसेज थे। उसने 24 तारीख को जो मैसेज किया, मैम डिस्चार्ज होने जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बंद हार्ड है और अभी इसका मुंह भी नहीं बना है, बस रेड हो गया है। नाउ 25 तारीख को एक रेडनेस आप देखेंगे, डिपेंडेंट एरिया मोर रेड, पल्सेट, इसका मतलब हमको तो पता है हमारी मेडिसिन सही चल रही है, इसका मतलब इसे सप्रेट कर रही है, सप्रेशन हुआ नहीं है बट स्टार्टिंग है। क्लियर, दिस इज द सीन ऑफ द ग्लैंड। मैम बियॉन्स को कल फर्स्ट टाइम मिडनाइट फीवर नहीं आया और आफ्टरनून वाला भी इवनिंग में आया। माँ उसकी इतना खुश थी 25 तारीख को कि माँ मैम जो बच्चा 25 दिन से फीवर में तड़प रहा था, मेरा बच्चा आज चैन से सुबह है। मैम ही इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब सुबह भी वो मुझे मैसेज कर रही है 12 बजे, तो कह रही है अभी तक मेरा बेटा सो रहा है। इवन जो 4 बजे उठ के मेरे साथ डेली गुरुजी का अमृत वेला प्रेयर करता था, हैबिचुअली उसे आदत पड़ गई थी, वो भी आज सो रहा है। अभी जब उठेगा तो मैं पिक्चर भेजूंगी, मैम ये सो रहा है। इसका मतलब मेरी मेडिसिन प्रॉपर कितना अच्छा वर्क कर रही है। 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में हमारा ग्लैंड भी स्वेलिंग बढ़ रही है, बट हम बेटर जा रहे हैं क्योंकि हमारा सीबीसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा और हमारा पेशेंट बर्स नहीं हो रहा, फीवर बेटर है। नाउ मेरी प्रोग्नोसिस बेटर चल रही है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं पेशेंट को, ना मेरा पेशेंट और ना मैं परेशान होंगी। क्लियर। 25 तारीख पर थे, 25 तारीख के बाद में 26 तारीख को, 25 तारीख को ये पेशेंट की पिक्चर है, उसने मुझे भेजी है, दिस इज द पिक्चर ऑफ सप्रेटिंग स्टार्ट हुई है, रेडनेस क्लियर दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल भी नहीं थी जब स्टार्टिंग फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा। ये 25 तारीख। एक और गुड साइन, इसने 25 तारीख को मुझे ये वीडियो भेजा, ये देखिए छोटे छोटे बाल दिखेंगे इसके कंधे पे, पूरा हेयर फॉल कितना भयंकर है। मैम इतना हेयर फॉल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आई एम कंफर्म की यार मेरी मेडिसिन तो बिल्कुल सही जा रही है, मैं बिल्कुल सही सजेशन पे पहुंची हूँ।
इसने जब वीडियो भेजा इसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। 26 तारीख को फिर इसका ये देखिए रेडनेस इंक्रीज कर गई। क्लियर। 26 तारीख के बाद सीआरपी और सीबीसी मैंने फिर रिपीट कराया। सीआरपी 28 था लास्ट टाइम, नाउ 23 हो गया। पहले 13 था, 28 हुआ, फिर अब 23। इसका मतलब मेरे केस में इन्फेक्शन भी कम हो रहा है, टीएलसी नॉर्मल है, बेटर जा रहा है मेरा केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड इंडुरेटेड माइल्ड पेन स्टार्ट हो गया 27 तारीख को, ये रेडनेस आप देखेंगे बढ़ गई है ना। 28 तारीख को पेशेंट को फिर भी कभी भी किसी भी केस में आप कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, सही है, बट हमेशा कभी भी लगता है कुछ तो एक डॉक्टर को साथ में जरूर, इसीलिए पैथोलॉजी लैब वगैरह के लिए, क्योंकि कम से कम एक मेडिसिन का डॉक्टर काम कर रहा है तो पैथोलॉजी का भी साथ में लाके कुछ ना कुछ तो सजेशन यार आपको देगा। कहीं भी केस बर्स होने से पहले आपको पता चल जाएगा। मैंने भी इसको सजेस्ट कर दिया क्योंकि पेशेंट भी परेशान हो रही थी और मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा मैम एफएनएसी करा लो। पेशेंट ने एफएनएसी कराने गई, हॉस्पिटल वाले ने एफएनएसी नहीं किया, उसने कहा हम बायोप्सी कर देंगे, आप चिंता नहीं करो। सबका अपना अपना क्राइटेरिया। उस हॉस्पिटल ने वहां उस समय कोरोना में, क्योंकि बायोप्सी के उन्हें 50,000 मिलते हैं और एफएनएसी के नहीं मिलते, आप सबको पता है। जब उसने बायोप्सी कराई तो बायोप्सी की पिक्चर है, बायोप्सी में साफ साफ लिखा है ग्रेनुलोमैटस, नो पस लोकलाइज, पस था नहीं उस समय वहां पे, इन्फेक्टेड लिम्फ नोड है सारे। इवन बायोप्सी की रिपोर्ट ये रही। ये हॉस्पिटल का डिस्चार्ज रिपोर्ट था, हॉस्पिटल वाले ने एडमिट करा, उसके बाद डिस्चार्ज किया अपना 1 दिन के बाद में। उसने बायोप्सी की जब ये रिपोर्ट दी है, ये बच्चे की पिक्चर है बायोप्सी कराने का, डिस्चार्ज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। बायोप्सी की पिक्चर है, उसमें लिखा हुआ है डीप लिम्फ नोड एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा इन्फ्लेमेशन, क्लियर, सजेस्टिव टू बायोप्सी के बाद में जो क्लियर पिक्चर आ जाती है। तो ग्रेनुलोमैटस लिम्फ नोड एपिलॉइड ग्रेनुलोमा, क्लियर डायग्नोसिस है। दिस इज द पिक्चर ऑफ पेशेंट 29/5 की है, 20 को मेरे पास आया था, 29 को है। इसके बाद में हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग करने को भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आप जाइए, अब जिस डॉक्टर को दिखाना है आप, हम तो एटीटी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपका टीबी का जांच नेगेटिव है पॉजिटिव है, हम और कुछ नहीं कर सकते इस बच्चे का। माँ मेरे पास फिर इसका ही आता है मैसेज, मैम आज बियॉन्स की ड्रेसिंग खुद की है, ये हाल है उसका, दिल रो पड़ा इसकी ड्रेसिंग करते करते। बहुत स्वीट माँ है इसकी, इग्नेशिया की। तो ये देखो इसकी ये है वो, इस तरह उन्होंने ड्रेसिंग कर दिया और उसके बाद इसे टाई भी नहीं कर रहा है और ड्रेसिंग भी नहीं कर रहा है, मतलब बस उन्होंने बायोप्सी के लिए उसे एडमिट किया था, उसके बाद डॉक्टर ने कोई मतलब। गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते मैम। मैं ना इसका सीबीसी सीपीआर और वीडीआरएल मैंने करा लिया है और मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी और उसी सर्जन से भी मिली हूँ जिसने बायोप्सी करी थी। वो तो कह रहा है कि इसको टीबी है, टीबी की मेडिसिन स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा सर अभी श्योर नहीं है, कैसे स्टार्ट कर दूँ ना, उसमें लिखा हुआ है टीबी कल्चर एमटीबी पीसीआर एडवाइस, तो मैं कैसे कर दूँ जब तक श्योर ना हो। तो कह रहे हैं आप ना फिर फिजिशियन से मिल लो जो यहाँ हॉस्पिटल में है। फिर उनसे मिलने गई मैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि इसको टीबी ही है, ये टीबी के केस में ही आता है ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन। फिर भी श्योर नहीं है, अगर आप श्योरिटी चाहते हो तो इमरजेंसी की कोई बात नहीं है, आप आराम से डिस्कस कर लो और किसी डॉक्टर से तब स्टार्ट कर देना। तो अब उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर का नंबर दिया है, कोई वो यहाँ नहीं बैठता। तो अब मैं क्या करूँ मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ बिल्कुल ना। और लैब में पता किया कैसे टेस्ट होगा, तो कह रहे हैं हमारे पास तो 20 तरीके हैं, स्प्यूटम से भी हो जाता है, इससे हो जाता है, उससे हो जाता है, कैसे करना है डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर बताएगा। तो मेरे को कोई मतलब अच्छी गाइडेंस मैम मिल नहीं पाई है कि मैं कहाँ से कराऊँ टेस्ट, कैसे टेस्ट कराऊँ, कैसे होगा अब, या क्या ये तो कह रहे हैं कि टीबी ही है, नोडल टीबी है इसको नोड्स में। नाउ हॉस्पिटल से पेशेंट, ये हॉस्पिटल मैंने कहा आप एक बार डॉक्टर दिखाए आओ, तो वो दिखाने गई। इस माँ ने मेरे से कहा मैम मैं हॉस्पिटल में गई थी ड्रेसिंग के लिए, दिखाने के लिए, तो डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा है कि एटीटी देंगे, शायद ऐसा कुछ उसने बोला है, मेरे को याद नहीं आ रहा पेशेंट का बिल्कुल। कोई नहीं, आगे से आपको ये मैं आपको बाद में, उसने माँ ने मुझे डर गई थी और उसने बोला डॉक्टर ने मुझे एटीटी के लिए बोला, डॉक्टर आप बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ। मैम आपको जैसा भी लगता हो ना इसका केस का, इसका कंडीशन का, प्लीज़ आप मेरे को बताना, मतलब बड़ी क्लियरली बताना मैम, मैं बड़ी परेशान हूँ। कल से सारे घर वाले भी बहुत अपसेट है
और इन केस आपको लगता है इसको एम्स हमें लेके जाना चाहिए, आप रेफ़र करते हो, तो प्लीज़ मेरे को ना अपने लेटर हेड पे या अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे ना रेफ़र टू एम्स करके लिख दो और अपने साइन और स्टैम्प कर देना, क्योंकि मेरे दी हैं, उनके नोन में कोई है तो शायद वहाँ ओपीडी कार्ड बन जाए, मतलब उसमें उनको चाहिए कि रेफ़र किया हुआ हो डॉक्टर ने। तो अगर आप लिख देंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ड्रेसिंग भी माँ कर रही है बेचारी, अब घबरा रही है, परेशान हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं, फीवर नहीं है, अब ये बुंड भी सही हो जाएगा। फिर माँ का करेज देखिए। अब मैंने कहा कोई नहीं, आप परेशान नहीं हो, फीवर उतर गया, मैं घाव को भी सही करूंगी, आप चिंता नहीं करो। यहाँ तक आपके 3/6 का ये केस था। 3/6 में जब पेशेंट ने मुझे बात हुई है, उसके बाद 5 तारीख को इसने मुझे वीडियो भी भेजा और अपनी मैंने सीआरपी और सीबीसी जो कराई थी, सीआरपी इसका देखो 7.3 आ गया, वीडीआरएल नॉर्मल, सीबीसी नॉर्मल। मैंने उससे कहा यार तू चिंता मत करे, कोई एटीटी की जरूरत नहीं है, सीआरपी नॉर्मल हो रहा है, बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंता मत करे। क्योंकि मेरा केस बढ़ नहीं जा रहा है, मैं बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रख रही हूँ, अंधे में नहीं बोल रही, जांच के साथ बोल रही हूँ। 8/9 को फिर मैंने इसने मुझे पिक्चर भेजा, ये पिक्चर है बच्चे की। 9 तारीख को ये देखिए, ये पिक्चर है। नो फीवर, ईचिंग इन वुंड पे, माइल्ड वुंड पे ईचिंग है, माइल्ड पेन अंडर राइट चेस्ट स्टोमक। उसने कहा मैम इसके पेट पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैंने कहा फिर एक अल्ट्रासाउंड पेट का भी करा दो। मालूम पड़ा एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी बड़े हुए हैं, और देखा तो इसके मिजेंट्रिक लिम्फ नोड भी बड़े हुए थे। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है 9/6 की। क्लियर। नाउ फिर ड्रेसिंग का इसने मुझे वीडियो भेजा, मैम ड्रेसिंग कर रही हूँ, ये देखो क्या हो रहा है। मतलब ये अपना पूरा मन बना चुकी थी कि मैम मैं क्या करूं, परेशान हूँ, फैमिली वाले भी कह रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या है, आप ही सजेस्ट करो। आप कहते तो मैं ऑल इंडिया के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि जैसा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने कहा, इसका वुंड देख के मैं घबरा रही हूँ, मैम क्या करूं आप मुझे बताइए। मैंने कहा सब कुछ सही हो रहा है, अब आप परेशान मत हो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं मेडिसिन देती हूँ, आप आओ। एक बार मेरे क्लिनिक भी आगे, कोरोना में बेचारी आई है, फिर मुझे दिखाया, फिर मैंने ड्रेसिंग की है, मैं ड्रेसिंग भी करती हूँ। फिर मैंने ड्रेसिंग के लिए इसको कैलकेरिया सल्फ लगाने दिया लोकली। और सबसे अच्छी बात है, एल्यूमिन पड़ा हुआ, एल्यूमिन का एड्स होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। एल्यूमिन मैंने इसको लोकली लगाई, दवा चेंज नहीं की, खिलाने में नहीं दी, केवल लोकली दी। उसके बाद 11/6/2021 में इसकी मैंने पस की जांच भी करा दी। मैंने कहा आप एक काम करो, हो सकता है टीबी बाहर नहीं आया, जरा पस में आ जाएगा। मैंने कहा पस की जांच करा लो, ग्राम स्टेन नेगेटिव, टीबी नहीं है। ठीक है, तब भी डॉक्टर मतलब पता नहीं क्यों टीबी दिए जा रहे हैं, बच्चे का टीबी बिल्कुल नेगेटिव आ रही है। लेकिन माँ भी एजुकेटेड थी, वो भी थी यार टीबी की क्यों दूं मैं। ये बुंड लेकिन बेटर हो रहा है, आप देखेंगे ड्राई, ठीक है, टिश्यू बेटर हो रहा है, ग्रेनुलर बेटर हो रहा है, क्लियर हो रहा है हमारे हिसाब से। तो 11 और 11/6 की ये पिक्चर है इसकी। मैंने फिर इसकी 13 तारीख को पिक्चर आती है, ऑल फाइन, माइल्ड ईचिंग मैम कम हो गई है, ड्राई हो गया। देखेंगे पिक्चर आप। बट इस बुंड को क्या नाम देंगे, सब लोग पे एक क्वेश्चन है, बुंड को आप क्या नाम दोगे, ये बुंड आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे बुंड को क्या नाम देंगे आप लोग? किस तरह का बुंड है, कैसा दिख रहा है? पंच आउट मैम। मैम पंच में पंच भी हो सकता है, पंच टाइप का है, बट पंच जो हम करते हैं ना, गड्ढा अंदर हो जाता है। क्लियर मैम? बट एड्स इतने नहीं ऊपर आते हैं। ओके रिवर्टेड एजेस है। जी मैम, ग्रैन्युलस टिश्यू दिख रहा है। हाँ मैम बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। बट लैसेरेटेड वुंड मैडम, लैसेरेटेड वुंड। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, लैसेरेटेड नहीं है। लैसेरेटेड कहाँ है सर? सर मैं बताऊं, एक गन शॉट वुंड है, गन शॉट नहीं लग रहा सर? जी मैम, गन शॉट वुंड है। अब हम देखते हैं गन शॉट वुंड हमें कहाँ मिलेगा सर। 12 तारीख हो गई ये है, 14 तारीख को फिर देखा हमने, बेटर हो रहा है सर, देख रहे हैं सभी लोग। 14 तारीख को मेरा केस बेटर हो रहा है, मेरी दवा केवल 22 बटन चल रही है। अब मैंने 1 टाइम कर दिया, उसकी केवल 22 बटन 1 टाइम चल रही है। 15/6 में आप देखेंगे पूरा ड्राई हो गया। क्लियर है? वुंड भी कम हो गया, एरिया भी कम हो गया, ओवल शेप आ गया सर्कुलर से। उसकी माँ कहती है हाँ जी मैम,
आज साइज भी थोड़ा छोटा कम गुंड हुआ है, स्वेलिंग भी काफी कम है, ऊपर गुरुजी और नीचे आप। ये है 16/6 में, 16/6 का ये है बुंड का पिक्चर, 17 का ये बुंड और क्लियर हो गया। एक दिन में कितना चेंज आ रहा है सर। 17 के बाद 21 तारीख को ये है, 21 तारीख को मैंने इसका MTB कल्चर भी करा लिया। भाई ये भी करा लेते हैं कि टीबी पॉजिटिव, क्योंकि बच्चे की बात है, बच्चे की लाइफ के साथ मैं नहीं छेड़ सकती। नेगेटिव है, MTB नेगेटिव है। 23 तारीख को फिर इसका बॉन्ड आप देखिए, और 24 को सर देखिए क्या हाल है, क्लियर है। 10 तारीख को एक केस है, 10/8/2021 में जब मेरे से मिलने आई इसकी माँ, कोरोना थोड़ा कम हुआ, ये देखिए सर मार्क रह गया केवल, ये मार्क भी अब खत्म हो गया बच्चे का, अब आया तो बिल्कुल नहीं है। ये 20/9 में ये था। अल्ट्रासाउंड भी कराया मैंने 12/11/2021 में, बाइलेटरल सबमैंडिबुलर पैरोटिड ग्लैंड अपीयर नॉर्मल, क्लियर सर। ऑल पर द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी आर स्टिल परसिस्टिंग। बहुत छोटी रह गई है, जो पहले थी जो सर्वाइकल लिम्फ नोड जो बहुत ज्यादा थी वो बहुत छोटी है, वो माइल्ड है, जो क्रॉनिक हो सकता है इसको इन्फेक्शन की वजह से, वो अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी 12/11 में, लेकिन उसके बाद भी इसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद का अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेकिन ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड पूरी पैथी खत्म हो गई, ग्रैनुलोमेटर। क्लियर है सर सारे सब पिक्चर। कोई क्वेश्चन किसी का? अब हम पढ़ते हैं वाइसवर्डन का गन शॉट। सर वाइसवर्डन में साफ साफ लिखा है गन शॉट वुंड विच आर स्लो टू हील आर ऑल्सो बेनिफिटेड बाई वाइसवर्डन। बहुत अच्छा है, वाइसवर्डन ऑलरेडी है क्या? स्प्रिंग एट वाइसवर्डन, स्प्रिंग वाटर है, स्प्रिंग वाटर ग्राउंड वाटर से ऊपर फिर दोबारा से निकल के आता है, सबको पता है। मिनरल वाटर होता है, रॉक्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं इसमें। क्या नेट्रम है, काली म्यूर है, सॉल्ट बहुत सारे हैं, सारा हम सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। नाउ कोई क्वेश्चंस? दिस इज द सेट ऑन द डिजीज पार्ट, ये भी इसमें था। इवन इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड के लिए बहुत अच्छा मार्क दिया है। सर्वाइकल एंड पैरोटिड ग्लैंड स्वेलन ये दिया था इसमें, क्लार्क नहीं। और हम पढ़ेंगे फीवर में क्लियर था, जो मैंने आपको बताया, फीवर कवर वगैरह का, मतलब पूरी पिक्चर वाइसवर्डन की हमको मिल जाती है। गन शॉट वुंड स्लो टू हील, ये तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, बोरिक में भी लिखा है। नाउ वाइसवर्डन का अनइजीनेस, स्लीपीनेस, एंसियस, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस ड्यूरिंग फीवर, ये भी इसमें बहुत मार्क है। ईचिंग भी था। माइंड इसका ही बिकम मूव चीयरफुल, impatient and depressed without hope, general persistent depression of spirit, anxiety of uneasiness prevent sleep, great anxiety with apprehensive solicitude, ill humor, peevish, talk with no one, decline to think, मैं सोचना ही नहीं चाहता और किसी से बात भी नहीं करना चाहता। दिस इज द वाइसवर्डन केस, मेरी तरफ से हो गया। किसी के कोई क्वेश्चंस? ऐसा भी नहीं है, बच्चे जैसे जिद्दी होते हैं ना, सामान चाहिए, मोबाइल ही उसे बस खेलने का शौक है, अपने काम में मस्त रहना, वो बिल्कुल जैसे तो जैसे हाँ, जैसे स्प्रिंग वाटर है भाई, पानी जैसा है भाई, जहाँ मिला हो वैसे ही होता है। और स्प्रिंग वाटर जैसा कूल रहता है, ठंडा पानी, साफ पानी, वो सॉर्ट होगा शायद वो बच्चा, है ना। जी मैम, स्प्रिंग वाटर के बारे में जो मैंने पढ़ा था वो यही था, जब रेन वाटर नीचे चला जाता है रॉक्स में नीचे, तो रॉक्स के बाद में ये एक्सपर्ट लोग के ऊपर आता है, तो रॉक्स वगैरह भी मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें वो आती हैं, उससे बहुत सारी हमारी 41 रेमेडी है। एग्जैक्टली, की बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत ये तो रेयर ही है। बाकी के जैसे तो हम अभी लोग दे रहे दवाइयाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। वेलकम मैम। हमारे मैम आपसे मैंने आर्सेनिक सीखी है, बहुत अच्छा मैम आपने पढ़ाया। Excuse me, ma'am. दीपा मैम जी, Thank you, ma'am, for sharing so deep insights of yours. Absolutely delighted. This case was, ma'am, और बहुत कुछ लर्न करने को मिला, सीखने को मिला। एक चीज हम इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे मैम, हमने विज़बेडन बहुत बार हेयर फॉल के केसेस में बहुत सक्सेसफुली यूज किया है। अगर यहाँ डॉक्टर्स के कुछ काम आ पाई ये टिप्स, बिकॉज आपने उसमें एक एड ऑन किया था कि उसका हेयर फॉल हुआ था आफ्टर गिविंग दिस, तो मे बी देयर वाज सम कनेक्शन विद दिस मेडिसिन। मैम हेयर फॉल के लिए, कॉर्न के लिए
जो पेनफुल कॉर्न होते हैं ना, इसमें वाइस वर्डा हाँ बहुत अच्छा काम करती है। जब कुछ नहीं काम कर रही तो वाइस आई वर्डा। डोंट वो नहीं पता, बट हेयर फॉल, एलोपेसिया, बॉल्डनेस के केसेस में हमने बहुत यूज किया एंड एक्सट्रीमली लाइक सक्सेसफुली यूज किए बहुत ही। जी मैम, जी 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 जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बट वही कह सकते हैं कि पानी की तरह सरल है ये बंदा, सरल, साफ सुथरा, बहुत प्यारा। तो उस तरह का जब मैंने पर्सनालिटी पूरा मेरे को लगा फिर, लेकिन हमारी 41 रेमेडी है वाटर की, स्प्रिंग वाटर की 41 रेमेडी है। हमको और पढ़ना चाहिए शायद, और पढ़ेंगे तब दीदी मैं आपकी चल रहा पढ़ते जा रहे हैं, हम और पढ़ेंगे। जरूर जरूर। कीनोट जैसा यूज करते, लंबे घने बाल करने हो तो वाश वेस्डन दे दो, बालों को ग्रोथ जी सर, करनी जी है तो वाश वेस्डन दे दो। लेकिन एक नया एक्सपेक्ट आपने बताया, और आप इस केस को नजर रखिएगा लगातार, कितनी और भी यानी हम 5 महीने 6 महीने ले लेते हैं, और नेक्स्ट माह तुझे प्रणाम जो होगा 6 महीने बाद, उसमें हम इस रेमेडी को इस केस के थ्रू दोबारा पढ़ना चाहेंगे। तब तक आपके बिल्कुल पास सर जी। डेटा भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा केस, थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड अगेन, ग्रेटिट्यूड ऑल मेंबर्स।